बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ए स्पीक्स देख रहे हैं। आपको मालूम है कि दाऊद इब्राहिम एक ऐसी शख्सियत है जिसका नाम पाकिस्तान और भारत में नहीं गूंजता, बल्कि उनका नाम पूरी दुनिया में गूंजता है। दाऊद इब्राहिम काफी अरसे से स्क्रीन से आउट थे। मीडिया में खबरें गर्दिश कर रही थी कि वो बीमार हैं और दुबई में जेर अस्पताल हैं। मगर एक मरतबा फिर दाऊद इब्राहिम दोबारा मीडिया की जीनत बने हुए हैं। भारत की जानिब से डीएनए की एक रिपोर्ट शाया की गई है। ये खबर जो है जी न्यूज ने ब्रेक की है। उसमें एक मरतबा फिर दाऊद इब्राहिम जो है उन तमाम तर खबरों के मुताबिक मीडिया की जीनत बने हुए हैं। पाकिस्तान ने अपना नाम FATF से निकालने के बाद FATF में जो पाकिस्तान का नाम जो एक ब्लैक लिस्ट में दिया गया है, उस पर जो पाकिस्तान की हुकूमत है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ठोस स्टांस लिया और यूनाइटेड नेशन सैंक्शंस रेजोल्यूशन के मुताबिक एक उन्होंने लिस्ट तैयार की 88 जिसमें टेररिस्ट थे। इस मौजू पर आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं भारत के दिफाई तर्जाकार कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। कर्नल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल के लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद। कर्नल साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि भारत जो जी न्यूज पर एक खबर ब्रेक हुई है जिसमें जो डीएनए की रिपोर्ट शाया की गई है, उस डीएनए की रिपोर्ट में ये इल्जाम लगाया गया है कि दाऊद इब्राहिम इस वक्त पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं। तो और जो उसके बाद आपको तो पता है कि जो मास्टरमाइंड थे बम्बई अटैक्स के 1993 में जो अटैक्स हुए थे, तो ये जो डीएनए की रिपोर्ट इस वक्त जो है शाया की गई है और ये खबर जो है जी न्यूज ने ब्रेक की है, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए सैयद साहब, मुझे आप एक बात बताइए, किसी की भी कोई राय कहाँ काम आएगी जबकि एक आपके प्राइम मिनिस्टर साहब आज की तारीख में 88 टेररिस्ट की एक लिस्ट को एक्नॉलेज कर रहे हैं। मेरे ख्याल इतना बड़ा खुलासा अगर आपके देश की पुरानी सरकारों ने किया होता तो आज की तारीख में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ अच्छी चीजें चल रही होती। ये जो हमारे बीच में बहुत दुख की जो चीजें चल रही हैं कि हम आपको एक्यूज करते हैं, पाकिस्तान इंडिया को एक्यूज करता है, मुझे नहीं लगता ये किसी भी तरह से दोनों देशों में किसी को भी बेनिफिट पहुंचाता, बेनिफिशियल हो ही नहीं। जहां तक बात आई आपके जो पर्टिकुलर सवाल की, देखिए मुझे आप एक बात बताइए, क्या जरूरत है हमें किसी और डीएनए, जी टीवी और किसी की भी कि यस वो या तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को या हिंदुस्तान गवर्नमेंट को बता पाए कि दाऊद इब्राहिम है कहाँ? किसको डाउट है? किसी को डाउट नहीं। यस, फर्क है सिर्फ कि क्या हम बात मानकर अपने देश से उस गंदगी को दूर करना चाहेंगे या नहीं। आज अगर एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 88 लोगों की लिस्ट लेकर उन 88 लोगों से अपने देश का छुटकारा चाहता है, मेरे ख्याल बहुत अच्छा कदम है, कोई बुराई नहीं। ठीक है, मैं मानता हूँ FATF का अपना दबाव होता है, देश के लिए फाइनेंसेस से रिलेटेड जो भी कंसर्न्स हैं वो उसको देखने चाहिए, और अगर वो जितना ज्यादा देखेगा, आई एम वेरी श्योर कि आज नहीं तो कल इंडिया और पाकिस्तान बहुत जल्द चीजों पर बैठकर बात करेंगे। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि टेररिज्म आपके यहाँ से हमारे यहाँ आ रहा है और आप कहते हैं कि टेररिज्म के हम कितने ही तकलीफ में हैं, तो दोनों ही देश अगर एक जैसी बात कर रहे हैं तो बैठ के बात क्यों नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। कर्नल साहब, आप देखें कि आप कह रहे हैं कि दोनों देश एक प्लेटफॉर्म पर बैठ कर बात करें, मगर आपके जो वजीर आजम हैं लाल किले में खड़े होकर ये कहते हैं कि हम बलूचिस्तान को सपोर्ट करेंगे, तो क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? ये पाकिस्तान को हिस्टोरिकली जरूर देखना चाहिए कि कौन जगह किसकी है, किसकी थी, किसकी रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। जहां तक आपका हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात का सवाल है, देखिए आप मुझे एक बात बताएं, 74th एड्रेस में एक प्राइम मिनिस्टर बलूचिस्तान को टॉपिक को उठा रहा, क्यों उठा रहा? सोचना पड़ेगा, सोचना ये जरूर पड़ेगा कि इसको उठाने के लिए वो क्यों मजबूर है। क्योंकि हमने देखा
कि जब पिछले 70 साल में जब ये टॉपिक नहीं उठा, तब भी तो पाकिस्तान हमारे साथ प्ले नहीं हुआ। हमने चीजें अच्छी करी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब को लगा कि बस यात्रा करने से दोनों देशों के दिल मिलेंगे, दिल मिले, लेकिन दिल के बीच में कहा एक वो आ गया, वो कारगिल बीच में आ गया। कारगिल भी किसने कर दिया? आपके आर्मी चीफ ने कर दिया। वो चीफ ने, जिसके लिए आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इन्होंने तो मेरी मीटिंग छुरा भोग दिया, मैं तो देश के रिलेशन अच्छे कर रहा था, इन्होंने लेकर पीछे से छुरा मार दिया। देखिए, हमें लगता है अब क्योंकि सारे तरीके हम चला चुके और इसको बुरा मानने की बात नहीं है, हम इस चीज को इवेलुएट, हम एक दूसरे को दबाने की कोशिश करें। मेरा ऐसा सोच है कि अगर जो चीज हमने 70-72 साल तक कोशिश करी और आप नहीं माने, तो एक नई शुरुआत करते हैं। क्या है वो नई शुरुआत? कर्नल साहब देखें, देखें कर्नल साहब, बिल्कुल ऐसा नहीं। ये जो असल में ये इस चीज का जो तसलसल शुरू हुआ है वो 1971 से हुआ है। आप देखेंगे पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसी सरजमीन है जिसने हमेशा दहशतगर्दी को कभी भी पाकिस्तान ने फरोग नहीं दिया। अब देखें आप, एक यहाँ पर एक पॉइंट आती है कि क्या कभी भी हमारे मुल्क के किसी भी ऐसे वजीर आजम ने या किसी भी सदर ने कभी खड़े होकर ये ललकारा है कि हम बंबई को सपोर्ट करेंगे, हम न्यू दिल्ली को सपोर्ट करेंगे, या हम आपके किसी और हैदराबाद दक्कन को सपोर्ट करेंगे? ऐसी आवाज पाकिस्तान से कभी नहीं उठाई गई। मगर आपके जो वजीर आजम है, वो लाल किले पे खड़े होकर एक आवाज उठाते हैं जो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, और आप उस पर आवाज उठाते हैं कि बलूचिस्तान को हम सपोर्ट करेंगे। क्या आपको क्या देखिए, ये भी एक बात ये बिल्कुल फैक्ट पर बात मबनी है। जो बलूचिस्तान के अंदर जो चमन बाटे, जो अफगानिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप अपने कल्चरल काउंसलेट कहते हैं, जो आपके वहां पर एम्बेसीज हैं, वहां पर जो बेसिकली वो जो राह के अड्डे हैं, राह के हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पर जो दहशतगर्दी को फरोग दिया जा रहा है और पाकिस्तान की सरजमीन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। वेरी गुड। आपने कहा कि कभी भी कोई प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल अच्छी बात। मैं चाहूंगा कि बिना किसी साइड लिए पाकिस्तान सिर्फ ये बताए कि उसामा बिन लादेन कहाँ पाया गया, जो वर्ल्ड का नंबर 1 टेररिस्ट डिक्लेयर हुआ। कुलभूषण यादव आपने कहाँ पाया गया? नहीं, अभी हम पहले टेररिज्म पर बात कर रहे हैं। मैंने आपकी बात सुनी, चाहूंगा कम से कम आप मेरी सुनिए जरूर, एग्री करें ना करें ये आपका हक। प्लीज उसामा बिन लादेन प्लीज कहाँ करिए। पाए गए? कोई बात नहीं, उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में नहीं पाए गए, क्योंकि जहाँ वो पाए गए शायद वो पाकिस्तान की सरजमीन नहीं थी। हफीज कहाँ है आज की तारीख में, ये आपको भी पता है। लखवी कहाँ है, ये आपको पता है कहाँ है। मसूद कहाँ है? ये इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं। ये मेरे और आपके बीच के डिफरेंसेस नहीं है कि हमने बोला है इसलिए मान जाएंगे। ये इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है, इनकी ऑर्गेनाइजेशंस बैंड है। आज की तारीख में बड़ी दुख की बात है कि पाकिस्तान को पैसे से रिलेटेड स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि FATF आपकी कंट्री को देख रहा है कि ये इस कंट्री के अंदर टेररिज्म से रिलेटेड पैसा मूव कर रहा है, टेररिस्ट को सपोर्ट हो रहा है, जिस वजह से FATF आपको ग्रे में पिछले 2 साल से रखे हुआ है। और हर बार आपके ऊपर जब धमकी थोड़ी लंबी हो जाती है कि आप ब्लैक लिस्ट में जा रहे हैं, तो आप कुछ अच्छी हरकतें भी करते हैं, जैसे कि अब आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने कही कि 88 टेररिस्ट को आपने डिक्लेयर। आपको और अच्छे से याद दिला दूं, ये मैं कह रहा हूँ, एक प्राइम मिनिस्टर ने बहुत जिम्मेदारी से काम किया और जिनका नाम है इमरान खान, कि उन्होंने व्हाइट हाउस में बैठकर मीडिया कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि ये हमारी गलती रही है कि हमारे देश की सरकारों ने टेररिस्ट से रिलेटेड देश को और पूरी दुनिया को झूठ बोले। ये मैंने नहीं बोला, उन्होंने जिम्मेदारी से। बड़ी अच्छी बात है, इसमें हमें उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमें उस आदमी की ईमानदारी और सच्चाई को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो शुरुआत तो कर रहा है कम से कम। देखिए, जब आपका जो सवाल है वो अपनी जगह ठीक है, ये आपका परसेप्शन है कि बलूचिस्तान किसका पार्ट है। जैसे आपको एक हक है, इसी तरह इंडिया को भी एक हक है।
कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज कहाँ है। तारिक फतेह से पूछ लीजिए, आप ही के यहाँ से आया है कि कौन सी जगह किसकी है। हिस्टोरिकली देख लीजिए। देखिए, कहने के लिए आज तक हमारी डिबेट चल रही थी, आज तक हमारे आपस में डिफरेंसेस चल रहे थे, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। आपके लिए इंडियन ऑक्यूपाइड था, हमारे लिए पाकिस्तान। लेकिन यूनाइटेड नेशन में 1947 की एक्सेशन ट्रीटी में चीजें तो बड़ी क्लैरिटी से लिखी हुई है। कहीं पर भी अगर हरी सिंह जी ने ये लिखा हो, साइन किया हो, या पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जमा किया हो कि यस, किसी भी तरह से JNK का एक्सेशन पाकिस्तान की तरफ था, ऐसा नहीं पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हक नहीं है, आप अपना अपने तरीके से सोचना आपकी मर्जी है, लेकिन जो डिफरेंसेस के जो मीनिंग्स हैं वो मीनिंग बड़े क्लियर होने चाहिए। और अगर मैं कहता हूं मेरे तरफ कोई गलती है कि हमारे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि राजा हरी सिंह ने एक्सेशन इंडिया के लिए किया, तो मैं कहता हूं इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर मैं बोलता हूं, मैं बोलने को राजी। लेकिन चीजें चीजें डॉक्यूमेंट्स और तथ्यों पर चलनी चाहिए, सच्चाई पर चलनी चाहिए। आप अगर सच बोल रहे हैं आज कि एक प्राइम मिनिस्टर ने रेड फोर्ट से अनाउंस किया है, आपको दुख हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसकी सच्चाई की तरफ कर्नल साहब, आप बनता। नहीं, आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि जो नरेंद्र मोदी ने जो लाल किले पर खड़े होके ये कहा कि बलूचिस्तान हमारा हिस्सा है और नहीं बल्कि बलूचिस्तान को हम सपोर्ट करेंगे, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि उन्होंने ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही है? देखिए, ये बड़ा पेचीदा सवाल है, आपका सवाल अपनी जगह अच्छा है, लेकिन आपको ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, किसी को भी किसी भी और देश के अंदर तकलीफ पैदा करना या सपोर्ट करना अपने आप में एक अच्छी पॉलिसी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। कर्नल साहब, जो आपके कहने का मकसद है वो बिल्कुल मैं समझ गया हूँ, जो आप कहना चाहते हैं, मगर आप देखें अगर हम इसी तरह अगर इस पे अगर डिबेट करते रहेंगे तो हम दरअसल तो जो हमारी टॉपिक है उससे हम हट जाएंगे। वापस आते हैं जो दाऊद इब्राहिम का टॉपिक है। आपने अपने जवाब में ये जिक्र किया कि कुछ नाम लिए कि जो ये लोग पाकिस्तान से आए हैं। कुलभूषण यादव का तो आपको पता है कि इंडियन सर्विंग नेवी के ऑफिसर हैं। बरामदा बुगटी का भी आपको पता है कि बरामदा बुगटी कौन है और उसको कौन फाइनेंस कर रहा है, किसके पैसे पे वो ये सारा ढोंग रचाए हुए हैं। कुलभूषण यादव अभी इस वक्त पाकिस्तान की कस्टडी में, और पाकिस्तान ने उसको काउंसलर रसाई भी दी, एक पुरअमन होने का पैगाम भी दिया। बलूचिस्तान से पकड़ा गया और जब उनसे सवालात किए गए कि भाई आप कहाँ पर आए, आप कहाँ से आए, तो वो कहते हैं कि मैं जो पत्थर हैं, पत्थर का कारोबार करता हूं। इंटर कहां से हुए? अब देखिए, ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, ये बात फैक्ट के तौर पर वाजिब है कि कुलभूषण यादव एक इंडिया के रहायशी, उनके पास इंडियन पासपोर्ट है। तो पाकिस्तान में वो क्या कर रहे थे जब हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने वहां से गिरफ्तार किया बलूचिस्तान से, और आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी को फरोग दिया जा रहा है उसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ है। इस डिस्कशन को और अच्छी तरह आगे ले जाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूं कि आपने जो अभी अभी जो कुछ कहा है वो ठीक है, मुझे आप एक बात बताइए, कुलभूषण यादव का मुद्दा खड़ा क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया ने प्रोटेस्ट किया, इंडिया ने बोला कि ये हमारा भूतपूर्व सैनिक है जिसे आप पकड़कर गलत तरीके से डील कर रहे हैं। आपका अभी अभी आपने कहा कि आपने काउंसलर एक्सेस दी, ये पूरे पाकिस्तान जिम्मेदारी से मानता है और मैं थैंक यू करता हूं, पूरा पाकिस्तान जिम्मेदारी से मानता है इस बात को कि कुलभूषण यादव को आपने काउंसलर एक्सेस कब दी? जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आपको ऑर्डर दिया। अदरवाइज आपके तो मिलिट्री कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दे दी थी कि सजाए मौत, उसकी तो मौत होनी चाहिए थी। भाई आप, बड़ी सीधी सी बात है, आपकी जुडिशरी सिस्टम ने एक आदमी को आपके तरीके से गलत पाया
और उसे मौत की सजा दे दी। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कहने से आपको काउंसलर एक्सेस क्यों ऑफर करना पड़ा, ये आपको सोचना चाहिए। ये सोचने में कोई खराबी नहीं। बिल्कुल। दूसरी बात जी। अभी थोड़े दिन पहले जब आपने काउंसलर एक्सेस दी, जिसको के इंडियन डिप्लोमेट्स जो आपके कंट्री में हैं उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया कि जिस तरीके से आप दे रहे हैं ये इंटरनेशनल नॉर्म में नहीं है। मैं तो कहता हूं जी हम गलत थे, लेकिन फिर भी आपके विदेश मंत्री ने क्या बोला कि चलिए जी हम आपके तरीके से आपको देते हैं, आप कर लीजिए बात प्राइवेसी में बात। इसका मतलब क्या है कि पहले आप प्राइवेसी नहीं दे रहे थे। भाई देखो, बड़ा जस्टिस, कर्नल साहब एक बात तो बिल्कुल सिंपल है, जब पहली मर्तबा नहीं, बिल्कुल इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। जब पहली मर्तबा कुलभूषण जाधव को काउंसलर रसाई दी गई थी, उस वक्त मैं खुद फॉरेन ऑफिस में मौजूद था। जब उनकी फैमिली वहां पर आई, उसको किस तरह ट्रीट किया गया, इस बात की गवाही सिर्फ हम नहीं देंगे, हम वहां पर मौजूद थे। इस बात की गवाही आपको पूरी मीडिया देगी और भारतीय मीडिया भी देगी कि पाकिस्तान ने किस तरह अमन का पैगाम दिया, उनको प्रोटोकॉल दिया, उनको बाइज्जत तरीके से एयरपोर्ट से रिसीव करके उनको फॉरेन ऑफिस लाया गया, उनको प्रोटोकॉल दिया गया, उनको उनकी खातिर ख्वाह की गई और उनको खैरियत से पाकिस्तान से भारत रवाना किया गया। जहां तक बात है गुड गेस्चर की, अभिनंदन का मिसाल भी आपके सामने, ये अभिनंदन को हमारे वजीर आजम ने कौमी असेंबली के इजलास, कौमी असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर एक पूरी दुनिया को ये अमन का पैगाम दिया कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान दहशतगर्दी नहीं चाहता। तो आप ये भी तो देखेंगे पाकिस्तान की कितनी बड़ी लाजवाल कुर्बानियां हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी अच्छी कुर्बानी है। हालांकि मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ क्योंकि जब मैं जाता हूँ तो आप बोलते हैं कि दावुड वाला कहीं वो टॉपिक डाइवर्ट ना हो। अब आप देख रहे हैं कि दावुड से लेकर हम अभिनंदन तक अगर जा रहे हैं तो इसका ब्लेम मुझे ये मत आखिरी दीजिएगा। सवाल है, इसके बाद आते हैं सर। मैं आपको वो विजिटर वाली बात पर जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि लकीली आप चश्मदीद गवा रहे हैं उस फॉरेन ऑफिस में जहां कुलभूषण की फैमिली को आपके इज्जत के तरीके से बहुत इज्जत बख्शी गई। सर ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप ही का, ये अगर आप उस समय के वीडियोस निकाल लें तो आप देख पाएंगे कि कैसे उन एक 70-80 साल की माँ और एक उसकी वाइफ को आप लोगों ने कैसे ट्रीट किया। आपने उनके कपड़े उतरवा लिए, कपड़े बदलवा दिए, कपड़ों के अंदर आपको डर था कि कहीं कोई ऐसा स्कैनर ना आ जाए जो हमारे आदमी को ले जाए, और वो भी स्कैनर एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे से। एक बात बड़े दुख की बात है, ये हम नहीं कह रहे, ये आपने ही वहीं से लाइव टेलीकास्ट हुआ था, आपने उस लेडी की और उसकी माँ की चप्पलें तक रख ली। मेरे ख्याल, मैं ये नहीं कह रहा कि रखना चाहिए अच्छा है या गलत है, हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट की। आपने उससे उसका मंगल सूत्र उतरवा कर रखवाया कि नहीं जी आप ये नहीं पहनेंगी। मुझे आप एक बात बताइए, एज अ कंट्री बताइए क्या कर सकती थी वो दोनों की दोनों एक बुलेट प्रूफ ग्लास के इस पार और उस पार से? क्या कर सकता था वो मंगलसूत्र? इतना डर कि वो मंगलसूत्र के अंदर शायद कुछ ऐसा चीज हो, शायद वो उस कमरे को ब्लास्ट कर दे। वो चप्पलें, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। आई एम वेरी श्योर कि आपके यहाँ उन चप्पलों की ऐसी क्या वैल्यू बढ़ गई कि जो आपको रोकनी पड़ी। देखिए जिस जगह जाकर अगर आपको एक अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है तो आप एक अच्छा पैगाम वापस लाते, डाउट नहीं। लेकिन ये तो लाइव टेलीकास्ट में, रिकॉर्डेड टेलीकास्ट में आई हैं चीजें। मैं क्या करूं? जहां तक अभिनंदन का सवाल है, क्योंकि आपने बोला है इसलिए मुझे जवाब देना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर पाकिस्तान ने एक अच्छा अमन का संदेश उनको छोड़ कर दिया था, बड़ी अच्छी बात है, आपको देना चाहिए, बहुत बढ़िया बात करिए। उसके रीजन कुछ भी रहे हों, आपके यहाँ इसके ऊपर डिबेट्स चल पड़ी कि हमने अभिनंदन को छोड़कर, या हमें अभिनंदन को किन मजबूरियों में छोड़ना पड़ा। ये मैंने नहीं करी डिबेट,
ये आपके तरफ से लोगों ने डिबेट किया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देखें, सवाल निशान तो कर्नल साहब बिल्कुल बनता है। अगर आप हमारी जगह पे होते फिर भी सवाल निशान बनते। कर्नल साहब दोबारा वापस अपनी टॉपिक पर आते हैं, जो हमारे आज की टॉपिक है दाऊद इब्राहिम से मुतालिक। कर्नल साहब देखें, भारत ने हमेशा इल्जाम लगाया, जो अभी मौजूदा डीएनए की रिपोर्ट है हम उस पर बात करते हैं। डीएनए की रिपोर्ट में ये आया है कि दाऊद इब्राहिम के पास 3 पासपोर्ट हैं। सबसे पहले उसमें 3 पासपोर्ट में पाकिस्तान का नाम भी है, इंडिया का नाम भी है और डोमिका का नाम भी है। पासपोर्ट जो नंबर्स हैं वो भी शाया किए गए हैं। दाऊद इब्राहिम के जो 2 भाई हैं उनके नाम भी पब्लिक किए गए हैं कि वो इस वक्त कराची के अंदर रिहाइश पजीर हैं। आपके पास ऐसा क्या सबूत है? आप देखें कि दाऊद इब्राहिम इस वक्त पाकिस्तान में रिहाइश पजीर है, आपके पास क्या सबूत है? इल्जाम से तो बात नहीं होती। वेरी गुड, उसमें कोई शक नहीं। मुझे आप एक बात बताइए, आपने यूएसए से कोई सबूत मांगा था ओसामा बिन लादेन के लिए? एक बात छोड़ दीजिए उसको भी, क्योंकि अब तो वो नहीं रहे। और बिल्कुल कितने दुख की बात है, या प्रोबेबली पाकिस्तान के लिए कितने गर्व की बात है कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने उस आदमी को, जिसको पूरी वर्ल्ड एज अ टेररिस्ट ढूंढ रही थी, आपने उसे खुदा का दूसरा अवतार डिक्लेयर कर दिया कि भाई उन्होंने शहादत दी है, वो शहीद हैं आपके लिए। हो सकता है, कोई मुझे उसमें ऑब्जेक्शन नहीं। जहां तक बात है, मुझे बताइए, आज तक आपने हमसे कभी भी प्रूफ मांगा कि हफीज कहाँ है? आपने कभी भी हमसे प्रूफ मांगा कि लखवी कहाँ है, मसूद कहाँ है? आपने कभी प्रूफ मांगा? ये तो अपने आप में दाऊद इब्राहिम के मुकाबले में ज्यादा ड्रेडेड टेररिस्ट हैं, डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं। भाई दाऊद इब्राहिम टेररिस्ट थोड़ी ना है, वो तो स्मगलर है। हमारा उससे संबंध सिर्फ इसलिए है कि उसके स्मगलिंग के दौरान उसने कुछ कार्रवाई ऐसी करी जिसमें कि हमारे यहाँ टेररिस्ट एक्ट हो गए, इसलिए हम उसके पीछे पड़ गए। अदरवाइज एक समय था कि ये भी खबर थी कि दाऊद जो है वो मुंबई में रहता था। क्या बड़ी बात है? आपने अभी उसकी इतनी सारी प्रॉपर्टी जो कुर्क हुई हैं, वो क्यों हुई हैं? क्योंकि भाई हमने उसको डिक्लेयर कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। मुझे ये बताइए, अगर आप देखें उसको एक्सेप्ट प्रूफ आप को कर आप रहे मांग हैं रहे हैं, तो देखें, तो फिर भारत ने दाऊद इब्राहिम को नेशनलिटी क्यों दी? फिर भारत ने दाऊद इब्राहिम को नेशनलिटी क्यों दी? उनके पास पासपोर्ट क्यों था भारत का? अरे जनाब, क्या बात कर दी भाई। एक सेट प्रोसीजर देखिए, हमारे यहाँ ये पाकिस्तान में थोड़ा सा समझने में तकलीफ जरूर होती है कि एक ट्रू डेमोक्रेसी क्या होती है। ट्रू डेमोक्रेसी है कि अगर लेट डाउन प्रोसीजर के हिसाब से इस समय आप भी अगर अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करी जाएगी। उसके अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सारे हुए, मानिए मेरी बात, क्योंकि हम जाएंगे डेमोक्रेटिक सिस्टम के हिसाब से कि देयर इज अ वे, देयर इज अ प्रोसीजर। अगर कोई अप्लाई कर रहा है, वो वेरिफिकेशन आ रहे हैं, उसका पासपोर्ट बन जाएगा। क्या बड़ी बात है भाई, हम तो कभी इस बात को डिनाई करते नहीं। हम भी इस बात को डिनाई नहीं कर रहे। देखिए, एक ड्रग डीलर, बकौल आपके, एक ड्रग डीलर है दाऊद इब्राहिम। अगर एक ड्रग डीलर है, फॉर एग्जांपल लेते हैं, हम किसी और की मिसाल नहीं लेते, पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल ड्रग डीलर में हूं और भारत से आप हैं, आप आना चाहते हैं पाकिस्तान, तो क्या पाकिस्तान आपको पासपोर्ट देगा? अगर मैं आना चाहता हूं भारत, तो क्या भारत मुझे पासपोर्ट देगा? मैंने बोला आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप आज कोशिश करिएगा, आज आप कोशिश करिएगा, ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन पासपोर्ट भरने की कोशिश करिए। जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो अपलोड करिए। आप देखिएगा कि जो चीज आप नहीं कर पाते हैं तो वो उसको रिजेक्ट करेगा। अदरवाइज अगले 60 दिन तक वो पेंडिंग में रहेगा, क्योंकि आपने उसको नहीं भरा होगा और आप वेट करेंगे। वो वेट आपकी और मेरी सेम है। देखिए, हम दो चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं। जैसा आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या मैं ये बोलना पसंद करूंगा कि नहीं जी, हर वो क्रिमिनल जो हमारे देश में है, चाहे छोटा क्रिमिनल हो, बड़ा हो, चाहे बहुत बड़ा हो,
वो देश में नहीं रह पाएगा, वो रह पाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं रह पाएगा। ये दिस इज द कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज वेरी सिंपल। द कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज कि आपको मालूम है कि कंधार की वजह से कौन आपके गोद में अभी तक बैठा हुआ है। अदरवाइज आप एक बात बताइए, जहां इतनी चीजें होती हैं, जहां एक से एक बढ़िया सर्जिकल स्ट्राइक तक हो जाती है, जैसा अभी आप थोड़ी देर पहले अभिनंदन के बारे में बता रहे थे, आपको क्या लग रहा है ये लकवी पकवी ये सब गायब नहीं हो सकते? ये गायब इसलिए नहीं हो सकते जब इनको एक गवर्नमेंट प्रोटेक्शन मिल जाए, तब तकलीफ है। अदरवाइज आज आप अपनी आईएसआई को बोलिए हमारे रॉ को एक ग्रीन सिग्नल दे दें, आप देखिए अगले 12 घंटे में अगर ये दोनों तीनों आदमी नहीं गायब हो जाए, 2 मिनट लगेंगे। ये दोनों देशों को पता होता है, इतनी डिप्लोमेसी में समझता हूं, मैं जानता हूं, लेकिन फर्क वहां आता है कि जहां आप हमें हर्ट कर रहे हैं कि लकड़ी हमारे पास है और ठीक रहेगा, उसे रिस्पेक्टफुली रखें। हफीज हमारे पास है, हम उसे बहुत बढ़िया तरीके से रखेंगे, वीआईपी ट्रीटमेंट, ये हमें हर्ट करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कर्नल साहब ये देखें, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, हमें भी ये बात बहुत ज्यादा हर्ट करती है कि भारत के वजीर आजम लाल किले पे खड़े होकर कहते हैं कि बलूचिस्तान को हम सपोर्ट करेंगे। ये इस तरह की चीजें, जो कुलभूषण यादव की मिसाल है, अभिनंदन की जो मिसाल है, ये चीजें बरामदा भुगती की मिसाल है, ये चीजें हमें बहुत हर्ट करती हैं। कर्नल साहब, मेरा आपसे सवाल एक और ये है कि दाऊद इब्राहिम का एक जमाना था और अभी भी कहा जाता है एक समय है कि बॉलीवुड के अंदर दाऊद इब्राहिम का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते, मुझे यकीन है कि आप डिनाई नहीं करेंगे। बहुत सारे एक्टर ऐसे भी हैं, बहुत सारी एक्ट्रेसेस। क्यों डिनाई करेंगे, क्यों डिनाई करेंगे, किसको नहीं पता? मेरा सवाल तो मुकम्मल होने कर्नल साहब, जी जी मेरा सवाल मुकम्मल होने दें। बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो जिनको दाऊद इब्राहिम सपोर्ट करते हैं, उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है बॉलीवुड के अंदर। इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर दाऊद इब्राहिम का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो इन चीजों को आप डिनाई नहीं कर सकते। आपने अगर आप बकौल भारत के मुताबिक कि भारत ये मुतालबा कर रहा है कि दाऊद इब्राहिम एक टेररिस्ट है, रिकॉग्नाइज टेररिस्ट है, पूरी दुनिया उसको तस्लीम करती है, मानती है, और ये आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि पाकिस्तान इसको पनाह दी हुई है। ओके, 2 बातें मैं कहूंगा जो आपने बोली हैं। आपने बोला कि दाऊद इब्राहिम का इन्फ्लुएंस था पॉलिटिक्स में और बॉलीवुड में। मैं ये बात आप बड़े अच्छे से समझते हैं और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहने को तैयार हूँ। पॉलिटिक्स और बॉलीवुड दोनों की जो नींव है, जो चली आ रही है, वो पैसे से कनेक्टेड है। इन दोनों चीजों में पैसा के बिना आपका सर्वाइवल नहीं। आपकी मूवी जो करोड़ों रुपए में बनती है, आपकी जो पॉलिटिकल गेम्स लोग खेलते हैं, करोड़ों रुपए में खेलते हैं, और ये पैसा जायज बात है कि ब्लैक मनी के तौर पर ज्यादा चलता है। दाऊद इब्राहिम का पैसा चल रहा था। तो भाई दाऊद इब्राहिम क्या चीज है भाई? कोई अयोध्या राम मंदिर का कोई पूजनीय मंदिर है क्या कि सिर्फ श्रद्धा पर काम चल रहा? दाऊद इब्राहिम पैसे के नाम पर चल रहा। ये पैसे के नाम पर चलते चलते वो मिसगाइड हो गया, हाई हेडेड हो गया, जो मन में आए बोल दीजिए, कि वो एक इंटरनेशनली रेड कॉर्नर नोटिस लेकर बैठ गया, जिसमें आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसे एक टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। अब आ गई बात कि उसकी रिहाइश आपके यहाँ है या नहीं। मुझे बता दीजिए कि कोई पाकिस्तान में इस बात को मानने को तैयार हो जाएगा कि दाऊद इब्राहिम इंडिया में रह रहा है? मैं तो इंडिया का छोड़ दीजिए, मैं तो आपके देश की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान हमारा ब्रदर देश है। क्या मेरे ब्रदर देश में कोई ये बात मानने को तैयार हो जाएगा कि दाऊद इब्राहिम इंडिया में है? चलिए छोड़ दीजिए, हो सकता है हम गलत बोल रहे हैं। ये पूरी की पूरी जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, इंटरनेशनल जो इंटरपोल वगैरह है, ये टेक्निकली ना आपके साथ देती है ना हमारे साथ देती है।
देखिए तो इंटरनेशनल पुलिस है, ये आप ही के यहाँ क्यों ढूंढ रही है उसे? किसी जमाने में भारत में भी ढूंढते थे कर्नल साहब। मैं तो मान रहा हूँ, लेकिन उस समय वो रेड कॉर्नर नोटिस पर नहीं थे। मैंने कब कहा कि नहीं थे? बिल्कुल थे। मुंबई मुंबई उनकी कंट्रोल करी हुई सिटी, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। बात चल रही एक है कि ड्रग डीलर चीजें है, एक जब कर्नल तक साहब एक चीजें ड्रग स्मगलिंग डीलर, और पैसे में एक इन्वॉल्व ड्रग थी। डीलर जो आम इंसान था उसके बाद एक ड्रग डीलर बना और उसी ने बंबई पे आके कंट्रोल किया और उस वक्त आपकी सरकार भी उसके सामने बेबस हो गई। मैं इसीलिए आप मैं आ रहा हूँ। मानते हैं, आप इस बात को मानते हैं कि आपकी जो सरकार है वो बिल्कुल बेबस हो गई थी? जी मैं तो अभी अभी बोल चुका हूँ कि उसका एंगल सिर्फ बदल गया कि जब वो काला बाजारी, काला पैसा, ड्रग डीलिंग और इन सब के बाद जब वो टेररिज्म में एंटर कर गया तो पूरी की पूरी वर्ल्ड की पुलिस उसके पीछे पड़ गई। हम अकेले नहीं पड़े, हम तो सफरर थे ही। आपके यहाँ आपके प्राइम मिनिस्टर कहते तो हैं कि भाई हमारे पास 70,000 टेररिस्ट थे, वो टेररिस्ट हमारे देश में थे। देखिए मैं कहता हूं ऐसे आदमी को अप्रिशिएट करिए, क्योंकि जब तक आप आंख खोलकर, आंख से आंख मिलाकर इस सच्चाई को देखेंगे नहीं कि हमारे यहाँ टेररिस्ट थे, आप उस टेररिस्ट को खत्म कैसे करेंगे? इसी तरह हम मानते हैं हमारे यहाँ दाऊद इब्राहिम का पैसा चल रहा था, ड्रग्स चल रहे थे, मना थोड़ी ना कर रहा हूं मैं। लेकिन जब वो मानवता के खिलाफ टेररिज्म में चलने शुरू हुए, वहां से तकलीफ बढ़ गई। अदरवाइज आप एक बात बताइए, जैसा अगर आप कह रहे हैं कि जी अगर वो हमारा भारत के लिए इतना प्रिय था तो आज की तारीख में हम उसके पीछे क्यों पड़ेंगे? आज की तारीख में तो उसने कोई हमारे साथ कल या आज में कोई कत्ल तो किया नहीं। हम उसे इसलिए ढूंढ रहे हैं कि उसके द्वारा करे गए वो मानवता के खिलाफ वो जो काम करे हैं उसने, उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। और उसकी सजा दिलाने में इंटर इंडिया के और दाऊद इब्राहिम के बीच में अगर कहीं कोई दीवार आ रही है, जो दिख रही है, वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान की आईएसआई। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके डिबेटर्स कह रहे हैं, बोल रहे हैं जी। सो ये बोल के लोग जो कर्नल कह रहे साहब, जहां तक आप बात कर रहे हैं डिबेटर्स की, जहां तक आप डिबेटर्स की बात कर रहे हैं, ये जो अभी मैं बात कहने जा रहा हूं ये हमारे डिबेटर नहीं कर रहे, बल्कि ये भारत के डिबेटर्स कह रहे हैं कि जो भी मामला दाऊद इब्राहिम से मुतल्लिक थे, जो मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बताए कि इन्फ्लुएंस था उसका बॉलीवुड के अंदर, इस बात को आप तस्लीम कर रहे हैं। वो एक ड्रग डीलर हैं था किसी जमाने में। देखें, आपकी सरकार, जो आपकी सरकार थी वो उसके सामने बेबस थी, लाचार थी और उसके सामने आप कुछ नहीं कह पा रहे। ये आपके डिबेटर्स भी कह रहे हैं और ये बात पाकिस्तान नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि इंडिया की जो सरकार थी वो दाऊद इब्राहिम के सामने बेबस थी, लाचार थी। मैंने मैंने हमारे सिक्योरिटी मैंने अभी अभी तो आपको ये सब कहा, मैंने कब नहीं, कहा नहीं? आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं मगर आप ये भी कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा। एक शख्स जो हमारे पास है ही नहीं, हम उसके खुद पीछे लगे हुए, तो हम उस बात को कैसे तस्लीम करेंगे? हम एक इसी दहशतगर्द को को, एक ड्रग डीलर को कैसे पनाह देंगे अपने मुल्क में? इसी को इसी को नेशनल कैरेक्टर कहते हैं, इसी को नेशनल डेमोक्रेसी कहते हैं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री का एक कर्नल साहब आपके सामने ये मानने को तैयार है कि यस, हमारे देश में कमजोरियां हैं, कमजोरियां थी कि दाऊद जैसा आदमी हमारे यहाँ था, हमने तो कभी डिनाई नहीं किया ना। डिनायल पर कौन है? डिनायल पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। नहीं कर्नल साहब, अच्छा ऐसा नहीं बिल्कुल ना, नहीं है। ओके चलिए कोई बात नहीं, एक सेकंड के लिए चलिए, आपकी ना हमसे बड़ी हो गई, मैं आपकी बात को बड़ा करता हूँ। मैंने आपको 3 बार बोल दिया, हाफिज कहाँ है? बता पाएंगे आप? है कर्नल हिम्मत? साहब, एक नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हिम्मत है, मैं बिल्कुल आपको बता पाऊंगा। आप हाफिज की बात कर रहे हैं, इस वक्त बरामदा भुगती कहां पर है? फिर वही देखिए, क्वेश्चन का
दूसरा क्वेश्चन अपने आप में आंसर नहीं है। मैंने तो बात हिम्मत की करी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी जान पर किसी तरह का कोई जोखिम लें। ये जान सवाल, जोखिम में है ये जान जोखिम में लेने की बात नहीं है। मेरा सवाल आपसे मुख्तसर इतना ये है कि आपको आपने भी मेरे पता सामने है। हाफिज का सवाल रखा और हाँ, मैंने बोल आपके सामने बरामदा भुट्टी का सवाल रखा। देखें, सवाल करना, आप भी एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, मैं भी एक जमहूरी मुल्क में रहता हूँ। आप भी इस जिम्मेदारी को तस्लीम कर रहे हैं, मैं भी जिम्मेदारी को तस्लीम कर रहा हूँ। देखिए, सवाल करना तो आपका हक बनता है और सवाल करना मेरा भी हक बनता है। बिल्कुल। देखिए, सवाल जब तक हम दो इंटेलिजेंट माइंड आपस में सवाल नहीं करेंगे एक दूसरे से, तो हम कभी सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाएंगे। वो सवालों के जवाब हो सकता है बहुत ज्यादा हमारे लिए कंफर्टेबल ना हो, ये मैं मान सकता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कुछ एक चीजें बड़ी स्टैब्लिश्ड है। ये ये ऑन रिकॉर्ड है कि हाफिज पाकिस्तान में है। ये ऑन रिकॉर्ड है। मैं क्या करूं? आपकी पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है उसे। वो जहां जहां खड़ा होता है, आप देखिए तो सही। हाफिज आर्मी की कस्टडी में है कर्नल साहब। हाफिज इस वक्त आर्मी की कस्टडी में है। ये ठीक आपको है, भी मालूम उसको है कि ये कस्टडी किस तरह की उसको कस्टडी है। कस्टडी है, उसको सख्त से सख्त सजा दी जा रही है कर्नल साहब, उसको सख्त से सख्त सजा दी जा रही है। देखिए, ये एक अलग डिबेट है। मेरे ख्याल में अगर इसी तरह डिबेट पे डाइवर्ट होते रहेंगे तो हमारा असल मौजूद है, उससे हट जाएंगे जी, कर्नल तो साहब। हम हाँ, दाऊद इब्राहिम शुड बी आवर हाँ, टॉपिक। ठीक है, मैं मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये जो टीटीपी की टॉपिक है या जो फिर रा की टॉपिक है, इस पर हम कोशिश करेंगे और जो इस पर जो आप और मैं एक अलग सेगमेंट करेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए, जहां तक वापस दाऊद इब्राहिम जी। का सवाल है, मुझे लगता है मुझे लगता है इसके ऊपर ना तो इंडिया को और ना पाकिस्तान को किसी भी तरह की पॉलिटिक्स करनी चाहिए। इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है। दाऊद इब्राहिम 2 सेकंड के लिए आपके हिसाब से भी चल लूं, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे यूएस में हो, जहां कहीं हो, हम सभी लोग खुलकर उसका मुकाबला करें, उसका प्रोटेस्ट करें और ऐसे मानवता के दुश्मन के साथ किसी भी तरह से रिमोटली भी खड़े ना हो, उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। हर हालत में बढ़ चढ़ कर मिलनी चाहिए। और अगर वो किसी भी तरह से कसूरवार नहीं है, तो वो एक इज्जतदार बाशिंदे की तरह कहीं भी रह ले। बुरा क्या है? कर्नल साहब, दाऊद इब्राहिम से मुतल्लिक एक आपके साथ बड़ी एक अच्छी गुफ्तगू रही, मुझे बड़ा एंजॉय किया मैंने आपके साथ प्रोग्राम करके। कर्नल साहब, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह हमारे व्यूअर्स को इसी तरह आगाह करते रहेंगे और आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे चैनल को दिया करेंगे। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कर्नल साहब। जय हिंद कि आपने मेरे चैनल के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। अल्लाह ने कबूल। अल्लाह।